नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, गुड इवनिंग। आज हम सब अपने मास्टर डॉक्टर सैमुअल हनीमान सर, अपने टीचर्स, अपने गुरु, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कल हमने मेंटल डिजीज के कुछ एफोरिज्म किए, जिसमें से लास्ट एफोरिज्म हमने 215 लिया, जिसमें हनीमान सर ने समझाया कि मेंटल डिजीज कॉर्पोरियल डिजीज जैसे ही होते हैं, उसमें कुछ अलग नहीं होता है। और लेकिन मेंटल डिजीज में कॉर्पोरियल सिम्टम काफी हद तक कम हो जाता है और हमें दिखता नहीं है अच्छी तरीके से। तो उसी पार्ट को हम हैमर के थ्रू समझने वाले हैं। हैमर का ये पार्ट है स्किज़ोफ्रेनिक कॉन्स्टेलेशंस। क्योंकि ये पार्ट काफी मिलता जुलता है, इसलिए मैं इसके जरिए हम मेंटल डिजीज को समझेंगे। Dr. Hammer discovered that mental diseases, psychosis, mood disorders, manic depression, and behaviors such as hostility, social withdrawal, perfectionism, hypersexuality, or excessive talkativeness are caused by what he called schizophrenic constellation. तो ये जो भी मेंटल डिजीज के अलग अलग पार्ट है, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे मेनिया हो, चाहे साइकोसिस हो, या फिर कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर हो, जैसे हॉस्टिलिटी, सोशल विड्रॉवल यानी कि ऑटिज्म, परफेक्शनिज्म, हाइपरसेक्सुअलिटी, या फिर एक्सेसिव टॉकेटिवनेस, लोक्वासिटी जिसको हम कहते हैं होम्योपैथी में, तो ये सब बीमारियां स्किज़ोफ्रेनिक कॉन्स्टेलेशन से होती है, ऐसा डॉक्टर हैमर कहते हैं। अब ये क्या है स्किज़ोफ्रेनिक कॉन्स्टेलेशन? In psychiatry, the word schizophrenia is used as a diagnostic term for a wide range of mental illnesses. ये सबको पता है। लेकिन in GNM, a schizophrenic constellation means that a person is conflict active with two biological conflicts that correspond to both brain hemispheres. जीएनएम में स्किज़ोफ्रेनिया का मीनिंग ये नहीं होता है कि ये वाइड रेंज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है, बल्कि इन जीएनएम a schizophrenic constellation means a person has a two active biological conflicts that is correspond to both brain hemispheres, यानी कि हमारे दोनों हेमिस्फीयर में कॉन्फ्लिक्ट्स रजिस्टर्ड हुए हैं, एक्टिव है, और उसकी वजह से कॉन्स्टेलेशन होता है, जिसको स्किज़ोफ्रेनिक कॉन्स्टेलेशन नेम दिया गया है इन जीएनएम। क्योंकि ऐसे कॉन्स्टेलेशन से ऐसे मेंटल डिजीज क्रिएट होते हैं, जैसे साइकोसिस, मैनिक डिप्रेशन, या फिर हॉस्टिलिटी, सोशल विड्रॉवल, परफेक्शनिज्म, हाइपरसेक्सुअलिटी, टॉकेटिवनेस, एनोरेक्सिया, ये सब मेंटल डिसऑर्डर है। और इसकी ये क्यों होते हैं? क्योंकि पर्सन दो बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से एक्टिव होता है, परेशान होता है। The combination of conflicts determines whether the constellation manifests itself as delusions. ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, कॉम्बिनेशन, वो डिटरमाइन करता है कि कॉन्स्टिलेशन किस तरीके के डिल्यूजन को मैनिफेस्ट करता है, जैसे कि पैरानॉइड डिल्यूजन्स, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर्स, हाल्यूसिनेशंस जिसमें विजुअल डिल्यूजन होते हैं, ऑडिटरी डिल्यूजन, ऑल्फैक्टरी डिल्यूजन आते हैं, इम्पेयर्ड कॉग्निशन जिसमें एडीडी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, एबनॉर्मल मूवमेंट्स अगर क्रिएट होता है, मैनिफेस्ट करता है, तो उसमें मोटर टिक्स आते हैं। ऑब्सेसिव थॉट्स मैनिफेस्ट करता है कॉन्स्टेलेशन, तो उसमें थॉट्स अबाउट डेथ, सेक्स, हार्मिंग एनीवन, सुसाइडल आइडिएशन, ये सब ऑब्सेसिव थॉट क्रिएट होते हैं। कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी, ये कैसे होता है? हाइपर एक्टिविटी, अगर कंपल्सिव बिहेवियर मैनिफेस्ट करता है कॉन्स्टेलेशन,
यानी कि कॉन्स्टेलेशन होने के बाद पर्सन में अगर कंपल्सिव बिहेवियर आते हैं तो उसमें आता है कंपल्सिव बिहेवियर में हाइपर एक्टिविटी, कंपल्सिव रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, सेल्फ इंजरी, कंपल्सिव लाइंग, हॉर्डिंग। ये सब कंपल्सिव बिहेवियर के अलग अलग बिहेवियर है। अगर ऐसा होता है तो उसके हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट्स के कॉम्बिनेशन डिटरमाइन होते हैं कि भाई इसको किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। और एज अ मैनिक डिप्रेशन कंडीशन, बाइपोलर डिसऑर्डर अगर है तो उसके हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से हुए हैं वो डिटरमाइन हम कर सकते हैं, कौन से सिम्टम है उसके आधार पर। The degree of the mental state and constellated behavior is proportionate to the intensity of the conflict. जो मेंटल बिहेवियर, जो मेंटल डिजीज आया हुआ है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स कितनी इंटेंसिटी के साथ है उसके साथ को रिलेट करता है। ज्यादा इंटेंसिटी का कॉन्फ्लिक्ट्स तो उसका मेंटल स्टेट की और मेंटल डिजीज या बिहेवियर जो आया है उसकी डिग्री भी हायर हो जाएगी। Mental diseases and mood disorders develop like physical diseases according to the five biological law. Mental disease और mood disorders, behavioral disorders वो उसी तरीके से फिजिकल डिजीजेस की तरह ही डेवलप होते हैं जैसा हनुमान सर ने हमें समझाया है। हम एक और शेयर करते हैं स्लाइड कल की ही। तो हनुमान सर ये कहते हैं कि so-called mental and emotional diseases are nothing more than corporeal disease. Corporeal disease means physical disease in which the symptom of derangement of the mind and disposition peculiar to each of them is increased. Peculiar to each of them यानी कि जैसा कॉन्फ्लिक्ट है उसी तरीके के दो कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं जिस तरीके के उसी के आधार पे उसी की पिक्यूलियरिटी के आधार पे माइंड एंड डिस्पोजिशन में डिरेंजमेंट आएंगे, उसके सिम्टम आएंगे। दैट इज अ कॉन्स्टेलेशन। यही यही बात हम यही बात हम कर रहे हैं हैमर के थ्रू कि mood disorders, mental diseases develop like physical diseases according to the five biological laws. This implies that they originate from a DHS। तो इसका मतलब ये है कि वो DHS से ओरिजिनेट होते हैं। डीएचएस क्या है? एन अनएक्सपेक्टेड इमोशनली डिस्ट्रेसिंग इवेंट। कोई भी ऐसी इवेंट तो मेंटल डिजीज से पहले हुई है जिससे डीएचएस हुआ, जिससे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और एक डीएचएस हुआ दूसरे टाइप का, और उससे और एक कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ। तो दो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव हो गए और उसकी वजह से कॉन्स्टेलेशन हुआ और पेशेंट मेंटल डिजीज में गए। DHS followed by a conflict active phase, and provided the conflicts can be resolved by a healing phase, have a brain correlate. Brain scan shows that the impact of the related conflicts in the corresponding brain relays have an organ correlate the biological special programs that generate the mental disorders that generate the mental symptoms also run on the organ level। मेंटल सिम्टम ऑर्गन लेवल पर भी रन करते हैं। इसको और गहराई से समझते हैं। डॉक्टर हेमर कहते हैं देयर इज नो साइकोसिस विदाउट एन ऑर्गन कोरिलेशन जस्ट एज देयर इज नो ऑर्गन डिजीज विदाउट अ कोरिलेशन टू द साइकी। हेमर सर कहते हैं कि कोई साइकोसिस, कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता ऑर्गन कोरिलेशन के बिना। उस जिस तरीके से हमने फाइव बायोलॉजिकल लॉज से हमने समझा कि कोई भी डिजीज वो साइकी के कोरिलेशन के बिना नहीं चलता है, नहीं होता है। तो ऑर्गन डिजीज भी साइकी के साथ कोरिलेटेड है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी ऑर्गन के साथ कोरिलेटेड है, उसके बिना ये नहीं हो सकता। ऑन अ ब्रेन स्कैन, अगर पेशेंट मेंटल डिसऑर्डर का अगर ब्रेन स्कैन हम करवाए तो उसमें हम देख सकते हैं वी कैन सी बोथ द साइकोसिस एंड द फिजिकल डिजीज। ये दोनों हम देख सकते हैं। इफ वी नो वन लेवल वी ऑल्सो नो
द अदर टू। अगर हमने एक लेवल को समझ लिया तो हम दूसरे दो को भी जान सकते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। 3 लेवल है, साइकी लेवल, ब्रेन लेवल एंड ऑर्गन लेवल। ये 3 लेवल है, उसमें से हमने एक लेवल को समझ लिया तो हम और 2 लेवल को जान सकते हैं सरलता से। दिस इज इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ डायग्नोसिस। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम डायग्नोसिस करने वाले हैं। इन होम्योपैथी हमारा डायग्नोसिस कैसा होता है? पेशेंट का सोरा क्या है। नॉट, एक नॉट लिखी हुई है कि in psychiatry and psychology, the psyche is viewed as entirely separated from the body. साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में साइकी को एक बॉडी से सेपरेटेड मानते हैं। इन जीएनएम, लेकिन जीएनएम में द साइकी इज रिगार्डेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बायोलॉजी एंड इनहेरेंटली कनेक्टेड टू द ब्रेन। साइकी को जीएनएम में साइकी को ह्यूमन बायोलॉजी का एक इंटीग्रल पार्ट मानते हैं और वो ब्रेन से काफी कनेक्टेड है इनहेरेंटली। वही चीज होम्योपैथी कहती है कि होम्योपैथी में यही कहा जाता है कि बॉडी एंड ब्रेन एंड साइकोलॉजी, साउल, ये सब कुछ कनेक्टेड है। वो समझना है तो हम उसको एफोरिज्म नंबर 9 से समझ सकते हैं। आप हमारा एफोरिज्म 9 का वीडियो आप सुन सकते हैं। दिस इज वाई we speak in German new medicine of biological conflicts rather than of psychological conflicts. ये जर्मन न्यू मेडिसिन में इसीलिए बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं, ना कि साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि ये बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है सब कुछ। साइकोलॉजी बायोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है, बायोलॉजी साइकोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है, दोनों इंटरमिंगल्ड है। इसीलिए बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कहा जाता है, ना कि साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें हमें मेंटल डिजीज को इसी तरीके से समझना है। कंसिस्टेंट विद द फिफ्थ बायोलॉजिकल लॉ, mental diseases are not as claimed abnormalities but instead innate survival strategies that are activated from the conflict related brain relays the moment of a constellation is established. तो फिफ्थ बायोलॉजिकल लॉ के हिसाब से अगर उसी को कंसिस्टेंट करे तो मेंटल डिजीजेस कोई एबनॉर्मालिटीज नहीं है जैसा बोला जाता है, लेकिन ये उसकी जगह पे ये एक इनेट सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज है। अब हम उस पार्ट पे आते हैं जहां पर हनुमान सर का एफोरिज्म नंबर 215 का जो दूसरा पार्ट है उस पर आने की कोशिश करेंगे कि ये इनेट सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज है कि जो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड ब्रेन रिले से एक्टिवेटेड है और उसी मोमेंट पे कॉन्स्टलेशन हो जाता है जब वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और जैसे ही कॉन्स्टलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है ये सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज एक्टिवेट हो जाती है। कैसे होती है आगे समझते हैं। अ पर्सन डीलिंग विथ ओनली वन कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलरेडी इन अ चेंज्ड मेंटल स्टेट। कोई भी पर्सन अगर एक कॉन्फ्लिक्ट से, समझ लो किसी को आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो, या फिर टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, टेरिटोरियल एंगर को हम पकड़ते हैं, टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो पर्सन का जो मेंटल स्टेट होगा वो कैसा होगा? इरिटेबल स्टेट में होगा एंग्री होगा, क्योंकि सप्रेस्ड एंगर है। टेरिटरी में एंगर आया और वो बाहर नहीं निकाल सका, या निकला तो भी दूसरों के ऊपर निकला, तो टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट बना, क्योंकि टेरिटरी में मुझे एंगर आया और मैं उस व्यक्ति को नहीं बोल पाया, लेकिन दूसरे व्यक्ति के ऊपर वो एंगर निकला, तो वो टेरिटोरियल एंगर बना। उस कॉन्फ्लिक्ट से पेश अगर कोई पर्सन डील करता है, उस पर्सन उस कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्ट होता है तो उसका मेंटल स्टेट तो चेंज होता है, जिसमें वो इरिटेबिलिटी, मोरोज, सैडनेस, ऐसे सिम्टम हमें दिखते हैं। लेकिन कंटिन्यूस ड्वेलिंग अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, वो कंटिन्यूस उसी पर फोकस करता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसी के आधार पे तो गुस्सा आया है, बट स्टिल एबल टू कीप द मेंटल बोट ऑन कोर्स। लेकिन फिर भी वो एक कॉन्फ्लिक्ट के साथ अपनी लाइफ को
सही से चला सकता है। इतनी मेंटल प्लेन तो अभी भी बाकी है, इतना मेंटल कंट्रोल तो अभी भी है कि वो अपनी लाइफ को जैसा चल रही थी वैसा चला सकता है, क्योंकि वो ड्वेलिंग तो करता है कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के ऊपर, लेकिन उसका माइंड अस्थिर नहीं हुआ है, उसकी मेंटल स्टेट अभी भी वो कंट्रोल में है, उसके कंट्रोल में है। तो वो अपनी लाइफ को, अपने वर्क एरिया को सही से चला सकता है एक कॉन्फ्लिक्ट के साथ। मेंटल स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट है में, एक कॉन्फ्लिक्ट में उसकी मेंटल स्टेट के सिम्टम क्रिएट होते हैं, लेकिन लाइफ बिगड़ती नहीं है एक कॉन्फ्लिक्ट के साथ। उसकी जो मेंटल जो कंडीशन है वो बिगड़ती नहीं है, वो चला सकता है लाइफ। लेकिन अ मेंटल ओवरलोड विथ मोर कॉन्फ्लिक्ट्स, लेकिन जैसे ही वो दूसरे साइड का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जैसे कि आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट के साथ आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि वो फीमेल कॉन्फ्लिक्ट है, फीमेल टेरिटोरियल एरिया का कॉन्फ्लिक्ट है, अगर वो आ जाए तो क्या होगा? अ मेंटल ओवरलोड विथ मोर कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल ओवरलोड हो गया दूसरे कॉन्फ्लिक्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके साथ ही उसका आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट बन गया। हो सकता है उसी कॉन्फ्लिक्ट पे बार बार सोचने से आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। तो एक ही सिचुएशन में से दोनों कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं, या फिर दो अलग अलग सिचुएशन बन सकती। तो मेंटल ओवरलोड हो गया, however generate seemingly disordered crazy thoughts and behaviors that in reality allow the individual to better cope with two coinciding conflicts, two or several। अगर ज्यादा हो तो भी ये क्या जनरेट कर देता है? एक डिसऑर्डर्ड थॉट्स एंड बिहेवियर्स जनरेट करता है, ताकि पेशेंट इंडिविजुअल बेटरली कॉप अप कर सकते, कॉप अप कर सके उस दो कॉन्फ्लिक्ट से। जो मेंटल स्टेट क्रिएट, जो साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई है, उसको बेटरली कोप अप करने के लिए, सरवाइव करने के लिए एक डिसऑर्डर्ड थॉट्स एंड बिहेवियर्स क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि अब दो तरीके से साइकोलॉजी, दोनों तरफ से साइकोलॉजी अफेक्ट हो रही है, तो उस साइकोलॉजी में पेशेंट सरवाइव नहीं कर पाएगा इस स्टेट में। इसीलिए एक डिसऑर्डर्ड मेंटल स्टेट, एक डिसऑर्डर्ड बिहेवियर क्रिएट करती है बॉडी, माइंड या ब्रेन या साइकोलॉजी, जो भी आप उसको कह दो, साउल, वो क्रिएट करता है ताकि इन दोनों एक्टिव सिचुएशन में भी वो बंदा सरवाइव कर सके। क्योंकि अब ये दोनों तरफ से मार हो रही है साइकोलॉजी पे, इन दोनों को वो कॉप अप नहीं कर पाएगा, दोनों में ड्वेलिंग करेगा तो पागल हो जाएगा। उसकी बॉडी, उसकी बॉडी इस दोनों कॉन्फ्लिक्ट को से जो अफेक्ट हो रही है, वो बॉडी इतनी इतनी वीक हो गई कि वो उसको सहन नहीं कर पा रही है। इसीलिए साइकोलॉजी ने सर्वाइवल के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया, और पेशेंट मेंटल डिजीज की ओर चल पड़ा। क्या होता है? द अल्ट्रेशंस, सेल प्रोलिफरेशन और सेल लॉस ऑन द रिलेटेड ऑर्गन्स ऑफर एडिशनल सपोर्ट ऑन द फिजिकल लेवल। वो फिजिकल लेवल पे सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन फिजिकली वो इतना वीक हो गया, क्योंकि पहले से वो वीक आया, क्योंकि हमने समझा कि सोरा जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। यानी कि जो वो मेंटल सिचुएशन जिसको पेरेंट्स सॉल्व नहीं कर पाए, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती जाती है। वो कॉन्फ्लिक्ट्स तो चल रहे थे, उसने उसमें फिजिकली वो वीक ही आया, और उसकी लाइफ के दो कॉन्फ्लिक्ट्स बने जिसने उसकी बॉडी को और वीक कर दिया, वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। ऐसी हालत में, ऐसी हालत में बॉडी को बचाने के लिए साइकोलॉजी को सेक्रीफाइस किया जाता है, जिससे ये लाइफ चल सके अपने आप। तो आप देखिएगा, जो भी
मेंटल डिजीज के पेशेंट होते हैं, उसकी बॉडी एकदम हेल्दी दिखती है, बॉडी में कोई डिजीज नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है। अब ये डिजीज उस सब्टल लेवल पे चला गया बॉडी के, जहां पर कोई भी स्कालपेल नहीं पहुंच सकती, कोई भी सर्जन अब इस डिजीज को नहीं दूर कर सकता कुछ काट के। तो बॉडी बॉडी अपने आप को बचाने के लिए ये क्रिएट कर रही है, क्योंकि बॉडी काफी वीक हो ऑलरेडी आई थी पेरेंट्स से, और वहां पर ही फिर से वो चोट लगी और वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी बॉडी। इसीलिए बॉडी ने साइकोलॉजी को संदेश दिया, और साइकोलॉजी ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, और ताकि बॉडी बच जाए, लाइफ बच जाए। कुल मिला के ये सब सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज हैं। The role of the brain under normal conditions, the two brain hemispheres vibrate in a balanced rhythm. Balanced rhythm में normal condition में vibrate होते रहते हैं दोनों hemisphere. When a biological conflict registers in a related brain relay, the side of the brain that receives the shock, DHS, जैसे हमारा राइट ब्रेन होता है वो मेल ब्रेन है, मेल टेरिटोरियल एरिया का ब्रेन होता है, स्पेशली इन द टेम्पोरल एरिया। तो उसमें टेरिटोरियल एंगर रजिस्टर्ड हुआ तो वो शॉक में आ जाएगा, ये पार्ट राइट ब्रेन। डीएचएस वाइब्रेट्स इन अ डिफरेंट रिदम। अब ये डिफरेंट रिदम डीएचएस के साथ डिफरेंट रिदम में वाइब्रेट कर रहे हैं। ये नॉर्मल बैलेंस रिदम में वाइब्रेट कर रहा है, ये डिफरेंट रिदम में वाइब्रेट कर रहा है। तो द मोमेंट अ सेकंड कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट्स इन द अदर ब्रेन हेमिस्फीयर, जैसे ही ये फीमेल आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट हुआ पेशेंट को, तो एक जो डिफरेंट लेवल पे वाइब्रेट कर रहा था, अब ये और एक दूसरे लेवल पे, अब दोनों अलग अलग लेवल पे वाइब्रेट कर रहे। पहले एक साथ एक दूसरे के साथ बैलेंस रिदम में वाइब्रेट कर रहे थे, अब दोनों अलग अलग लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं। द ब्रेन रिदम्स ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन आर आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। अब ये सिंक्रोनिकली वाइब्रेट नहीं कर रहे, अलग अलग रिदम से वाइब्रेट कर रहे। It is altered brain rhythm of both brain hemispheres that creates an altered mental state and constellation related symptoms and behaviors. रिदम अलग हो गई और उससे मेंटल स्टेट अलग क्रिएट हुआ, अल्टर्ड मेंटल स्टेट क्रिएट हुआ, एंड कॉन्स्टेलेशन रिलेटेड सिम्टम्स एंड बिहेवियर्स क्रिएट हुआ। ब्रेन सिटी में अगर हम करवाए तो हमें इस तरीके की कॉन्सेंट्रेटेड शार्प रिंग्स मिलेगी। इसको और हम जाने देते हैं कि अलग अलग एग्जाम्पल्स है, उसको लेते। अल्कोहल एंड ड्रग्स चेंज द ब्रेन रिदम ऑफ द एंटायर ब्रेन, hence if a person suffers a DHS, for example territorial anger conflict, while drunk or on drugs, he or she acts constellated। किसी को टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो कोई ड्रग्स ले रहा है या कोई नशा कर रहा है, तो उसको ऑटोमेटिकली वो कॉन्स्टेलेटेड बिहेवियर में चला जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, या विड्रॉन हो जाएगा, या मैनिक डिप्रेशन में चला जाएगा ऑलरेडी विथ वन कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट तो था, और उसका जो नशा है अल्कोहल ड्रग्स टोबैको जो भी है, वो उसकी ब्रेन की रिदम को ऑलरेडी चेंज कर देता है। तो टेरिटोरियल एंकर के साथ जब वो नशे में होता है, तो ऑलरेडी वो कॉन्स्टेलेशन में चला जाता है। तो आपको दूसरा कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलेगा, वहां पर एक ही कॉन्फ्लिक्ट से पेशेंट कॉन्स्टेलेशन में गया, मेंटल डिसऑर्डर में चला जाता है। बाय द सेम टेकन अल्कोहल एंड ड्रग्स रीइंफोर्स कॉन्स्टेलेटेड बिहेवियर। इसीलिए जो भी मेंटल डिसऑर्डर के केसेस होते हैं, उनको हमें ये सब लेना बंद करवाना होगा। Brain injury or brain surgery also alters the brain rhythm. This explains personality changes that have been observed with people who had been operated on the brain or following a brain injury. इसीलिए उनके बिहेवियर ब्रेन इंजरी के बाद या फिर ब्रेन सर्जरी के बाद पेशेंट की बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टेलेशन क्रिएट करते हैं। Two conflicts can occur simultaneously or in sequence.
The first conflict might already happen at an early age, for example, an abandonment conflict because of a loss of a grandparent. कि अर्ली एज में अबेंडनमेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्योंकि ग्रैंड पेरेंट का लॉस हुआ, डेथ हो गई। तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा था क्योंकि उसकी भरपाई नहीं हो सकती, ये नेचुरली है। कोई दूसरे ग्रैंड पेरेंट नहीं आ सकते। जहां पर वो जुड़ाव था, लव था, वो ग्रैंड पेरेंट कोई नहीं बन सकता। अब ये चल रहा था, उसके साथ साथ एक और कॉन्फ्लिक्ट है, सेल्फ डिवेल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस्ड एट स्कूल और सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू सेक्सुअल एब्यूज। एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था अबेंडनमेंट कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट आ गया सेल्फ डिवेल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट। स्कूल पे कुछ हुआ, या टीचर ने डांटा सबके बीच, या किसी ने मस्करी बना दी, हंसी उड़ाई सबके बीच, या कोई ऐसी सिचुएशन बनी जिसमें उसको एम्बरेसमेंट फील हुआ, तो वो सेल्फ डिवेल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट हुआ। या फिर सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सेक्सुअल एब्यूज से। बचपन में अगर किसी ने सेक्सुअल एब्यूज किया तो उससे और एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट। तो अब दो कॉन्फ्लिक्ट हो गए। द सेकंड कॉन्फ्लिक्ट कुड टेक प्लेस इयर्स और इवन डिकेड्स लेटर। ये जो दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है वो काफी साल बाद भी हो सकता है, या काफी दशकों के बाद भी, एक दो दशकों के बाद भी हो सकता है। सेक्सुअल एब्यूज लीगल पार्टनर से यानी कि हस्बैंड या वाइफ से भी हो सकता है। जब वो जबरदस्ती सेक्सुअल रिलेशन रखे तो वो सेक्सुअल एब्यूज ही कहा जाता है। तो पेशेंट में से इस तरीके से भी हिस्ट्री आप निकाल सकते हैं। इट इज द सेकंड कॉन्फ्लिक्ट, फॉर इंस्टेंस एन indigestible morsel conflict, a territorial loss conflict, और एन अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ अ loved one। ये भी सेकंड कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। Means separation conflict वहां पर हुआ, that activates a constellation and the related mental and behavioral changes happen। कॉन्स्टलेशन इससे हो जाता है और इसके मुताबिक मेंटल एंड बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। अ पर्सन कैन सफर एट वंस टू कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द सेम नेचर, फॉर एग्जांपल टू नेक्स्ट वरी कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक वरीज अबाउट अ चाइल्ड एंड अ पार्टनर। कि दो पार्टनर भी बीमार हुआ, चाइल्ड भी बीमार हुआ एक साथ, तो दोनों की चिंता हो गई, तो इससे टू नेक्स्ट वरी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते। टू सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते जैसे कि दोनों पेरेंट्स ऑफ हो गए एक साथ, या दोनों पेरेंट्स सेपरेट हो गए, तो इससे टू सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। टू डी सेल्फ डिवेल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है, एसोसिएटेड विद अ पेरेंट एंड अ टीचर। स्कूल में टीचर ने कुछ कहा, कम मार्क्स आए तो उससे डांटा, उससे पूरे क्लास के बीच कुछ पनिशमेंट दिया, और घर पे आके पेरेंट ने भी उसी तरीके का बिहेवियर किया, तो दोनों तरफ से सेल्फ डिवेल्यूशन हुआ, प्रॉम्प्टिंग इंस्टेंटली अ कॉन्स्टलेशन। इस तरीके से कॉन्स्टलेशन होता है, यानी कि मेंटली साइकोलॉजिकली जो मार पड़ी, बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसीलिए बॉडी ने साइकोलॉजी को सेक्रीफाइस किया। If someone perceives his mother or child also as a partner, or conversely, when a partner is also perceived as one's child or mother, and the conflict corresponds to paid organs such as breasts, then the DHS, next very conflict, separation conflict, affects simultaneously both brain hemispheres, creating in this case a cerebellum constellation or a post-sensory cortex constellation। अगर कोई पर्सन अपनी मदर और चाइल्ड को पार्टनर की तरह भी देखता है, या पार्टनर को अपने मदर या चाइल्ड की तरह परसीव करता है, तो जब भी उसके रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वो एक ही कॉन्फ्लिक्ट दोनों साइड रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि वो उसी बंदे को अपनी मदर भी समझता है और अपना पार्टनर भी समझता है, या उसी पार्टनर को अपना मदर समझता है। तो जैसे ही पार्टनर रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, लाइफ में कोई सिचुएशन बनेगी, तो दोनों साइड एक ही साइड, एक ही कॉन्फ्लिक्ट एक ही सिचुएशन ने दोनों साइड इम्पैक्ट किया, क्योंकि वो दोनों उसी बंदे को दोनों की तरफ फीलिंग करता है, मदर भी फील करता है, या चाइल्ड भी फील करता है, और पार्टनर भी फील करता है।
then the DHS affects simultaneously both brain hemispheres. तो DHS दोनों हेमिस्फीयर पे simultaneously affect होगा, और इन केस में चाहे वो नेस्टवरी कॉन्फ्लिक्ट हो तो सेरेबेलम कॉन्स्टेलेशन होगा, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट हो तो पोस्ट सेंसरी कॉर्टेक्स कॉन्स्टेलेशन बनेगा। A constellation can be brought on when one DHS has two aspects. Cancer diagnosis, for example, could trigger at once an existence conflict and a death pride conflict, resulting in a brainstem constellation. अगर कैंसर डायग्नोसिस हुआ तो दो चीजें हो सकती है कि अब तो मैं नहीं बचूंगा, एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, फियर ऑफ वंस लाइफ, और दूसरा डेथ प्राइड कॉन्फ्लिक्ट, मैं तो अब गया। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे कैंसर के डायग्नोसिस से। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट ब्रेनस्टेम कॉन्स्टेलेशन के पार्ट है, तो ब्रेनस्टेम कॉन्स्टेलेशन होगा। A constellation can be permanent or recurring due to tracks or conflict relapses. Constellation permanent हो सकता है या फिर recurring हो सकता है due to tracks or conflict relapses. Tracks associated with conflicts, certain person, location, subject. आप उसमें और जोड़ सकते हैं एटमॉस्फियर, कोई भी थिंग्स जैसे चने का लोट या फिर डस्ट जो एलर्जी बनते हैं वो भी ट्रैक्स में आते हैं। Intensify the current mental state or reactivate a constellation after one of the two conflicts or both has been temporarily resolved. ये करंट मेंटल स्टेट को फिर से रीएक्टिवेट करती है, इंटेंसिफाइड करती है। कॉन्स्टेलेशन रीएक्टिवेट होता है जैसे ही वन ऑफ द टू कॉन्फ्लिक्ट्स टेम्पररी रिजॉल्व होता है, तो वो रिजॉल्व होता है और ट्रैक आया फिर से जो रिजॉल्व हुआ उसी का, तो फिर से रीएक्टिवेट हो जाता है कॉन्स्टेलेशन। जब भी कोई कॉन्स्टेलेशन में होता है यानी कि मेंटल डिजीज में होता है, तो उसका एक कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही वो हल होता है, सॉल्यूशन मिलता है, तो पेशेंट कॉन्स्टेलेशन से बाहर आ जाता है, यानी कि उसके मेंटल डिजीज से वो बाहर आ जाते हैं, तो उसको कॉर्पोरियल डिजीज आएगा, जो एक कॉन्फ्लिक्ट बचा है उसके रिलेटेड फिजिकल डिजीज आता है। तो हनुमान सर कहते हैं कि अगर आप मेंटल डिजीज को ट्रीट करते हो तो मेंटल डिजीज जैसे ही वो बाहर आता है तो कोई ना कोई फिजिकल डिजीज आ जाता है जो उसका पुराना डिजीज है, यानी कि पहले उसको वही तकलीफ थी, अब वो फिर से आ गई। जो हमारा होम्योपैथी का लॉ है कि ओल्ड सिम्टम्स रीअपीयर। तो ये इस तरीके से कॉन्स्टेलेशन होता है, और पेशेंट डबल सिंपैथिकोटोनिया में जाता है कॉन्स्टेलेशन में, यानी कि नर्वस रेस्टलेसनेस, स्ट्रेस, एडिशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, stimulants such as coffee, energy drinks, as well as drugs and medication with sympathicotonic properties like cortisone, cytostatic drugs, morphine, exacerbate the current mental condition. जितना आप उनको कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स, जूसीस ये सब देंगे, उससे क्या होता है, या कॉर्टिजोल देंगे, उससे और सिंपैथिकोटोनिया बढ़ेगा, उससे पेशेंट के मेंटल कंडीशन और वर्सनिंग होती जाएगी। फिर चलो हम यहाँ तक आज के सेशन को, क्योंकि हमें कुल मिला के ये समझना था कि मेंटल डिजीज कैसे समझे जाए। तो मेंटल डिजीज उसी तरीके से समझना है जैसे हम लोकल डिजीज को समझते, फिजिकल डिजीज को समझते, वन साइडेड डिजीजेस को समझते, उसी तरीके से हमें समझना है। जैसा हनुमान सर ने बोला कि so-called mental and emotional diseases are nothing more than corporeal disease in which the symptom of the derangement of the mind and disposition peculiar to each of them is increased। जिस तरीके से जि, जितनी ये उसका जिस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उसी के पिक्यूलियर मेंटल बिहेवियर आएगा, ये हनुमान सर कह रहे हैं। Each of them is increased while the corporeal symptoms decline
कॉर्पोरल सिम्पटम कम हो जाएंगे मोर और लेस रैपिडली टिल एट लेंथ अटेन्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग वन साइडेडनेस। उस तरीके से उस हद तक कॉर्पोरल सिम्पटम कम हो जाते हैं कि वो वन साइडेड लगता है, यानी किसी पर सिर्फ अब मेंटल सिम्पटम ही मिल रहे, कोई लोकल डिजीज, ऑलमोस्ट एज दो इट वेर अ लोकल डिजीज in the invisible subtle organ of the mind or emotion के subtle organ में जो इनविजिबल है उसमें लोकल डिजीज आ गया हो, ऐसा दिखता है। तो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग थी पूरी कि कैसे मेंटल डिजीज होता है, उसमें हमें क्या करना है। तो उसमें हमें वही करना है जो लोकल डिजीज को, जो फिजिकल डिजीज को ट्रीट करने में हम करते हैं। तो आज के सेशन को हम यहाँ स्थगित करते हैं। कल से फिर से हम हमारी ऑर्गेनॉन की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।